ज़राके में खुशामदीद। ज़रार खोड़ो वसतुल्ला ख़ान शाहज़ेब जिलानी का सलाम कबूल कीजिए। दुनिया में कोई 1 अरब 20 करोड़ कैथोलिक मसीही हैं। उनके रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस 88 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो एक कदरे मुनफरिद पोप थे। उनकी लेगेसी पर हम प्रोग्राम में नज़र डालेंगे। गज़ा में फ़लस्तीनियों पर जो मज़ालिम जारी हैं उसके ख़िलाफ़ भी बारहा उन्होंने आवाज़ उठाई, उसका भी ज़िक्र होगा। इसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है खुला और हक महर के हवाले से। उसे हमारे वुमेंस राइट्स ग्रुप्स जो हैं काफ़ी उसको पज़ीराई मिल रही है। ये रूलिंग क्या है, क्या फ़र्क पड़ेगा, वो ख़वातीन जो अपने शौहर के मज़ालिम से तंग आकर खुला लेती हैं उनको क्या उनका हक महर मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ज़िक्र एक धरने का जो यहाँ सिंध में लगा हुआ है। कैनाल समूरा नामंजूर के नारे और उनकी गूंज जो है वो वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है पिछले 17 साल से और पीपल्स पार्टी पर दबाव है कि अपना मौक़िफ़ वाज़े करें। इस मामले पे बारहा वो कह चुके हैं रिसेंट हफ़्तों में कि हम कैनाल्स के इन मंसूबों के ख़िलाफ़ हैं। सिंध में इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अभी चंद रोज़ पहले हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा जलसा किया और उसमें पार्टी के बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या कहा, पहले उस पर एक नज़र। आपने एक ऐसा मौजूद चेहरा है जिससे भाई को भाई से लड़ने का खतरा है, जिससे वफाक को नुकसान पहुंचाने के खतरा है। आपका वजारते पे हम लात मारते हैं। आपके वजारते नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। अगर मैंने शहबाज शरीफ साहब और हैदराबाद के अवाम के दरमियान फैसले करना है तो ये मुश्किल फैसला नहीं है। हर बार मैं आपके साथ। ये शेर वाले जो है अवाम के खून चूसते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। वफाकी हुकूमत अपना मुतनाज़ा नया कनाल्स का मंसूबा को रोके, हमारा एतराज़ात को माने, वरना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ नहीं चल सकती। तो बहुत सख्त लबो लहजा ज़ाहिर है कि उनकी कोशिश है कि सिंध के अवाम उनके मौक़िफ़ पर एतबार करें। वफाक में वो इत्तेहादी हैं तो उनको ये लबो लहजा अपनाना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ के लोग जो है उनकी तशफ़ी नहीं हो रही। उधर वफाक में भी मुस्लिम लीग नवाज़ के जो वज़ीर हैं उनकी भी आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं और वो भी अपनी पोजीशन पे अड़े हुए हैं कि पानी जो है हम सिंध का नहीं ले रहे, अपने पानी का जो हिस्सा है उससे कैनाल बना रहे हैं। चंद दिन पहले वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि जी एक कैनाल बन जाएगी तो क्या क़यामत आ जाएगी। तो अब अगर सड़क बना देंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी, या एक नहर बना देंगे तो क्या क़यामत आ जाएगी। गैस लेते वक्त तो आपको यह याद नहीं आया, तो आज पानी देते वक्त और सड़क बनाते हुए आपको ये तमाम मामलात याद आ गए। अजीब सी बात है भाई। बन लेने दें, दिल बड़ा करें, बन लेने दें, आबाद होने दें उन लोगों को। तो ये जो मौक़िफ़ है कि दिल बड़ा करें, सिंध में इसका उल्टा असर हो रहा है। जो बदगुमानियाँ हैं वो बढ़ती जा रही हैं और हम देख रहे हैं कि अब वकला बरादरी पिछले चंद दिनों से सरापा एहतजाज है। उन्होंने खैरपुर में बबरलो का जो मुकाम है जहाँ से फिर पंजाब के लिए आगे सड़क निकलती है, वहाँ पे धरना दिया हुआ है। वहाँ पर सिविल सोसाइटी है, औरतें हैं, बच्चे हैं, पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो वहाँ पे विज़िट कर रहे हैं, सिंध से पंजाब से वहाँ पर आ रहे हैं और वहाँ पे उसकी जो रहनुमाई कर रहे हैं वो सिंध बार, कराची बार के लीडर्स हैं, वो वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। पिछले चंद दिनों में शदीद गर्मी में वो वहाँ पे वहीं पे सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और उन पर हमला भी एक हो गया। वहाँ पे बताया गया कि बड़ी गाड़ियाँ 3 ये V8, वीगो, रीवो, फॉर्च्यूनर टाइप गाड़ियाँ वहाँ पर आईं, उनमें से फायरिंग की गई, जिसमें जो इसकी क़यादत कर रहे हैं इस सिट-इन की आमिर वड़ाइच साहब, वो भी लहूलुहान हुए। बाकी लोगों को भी पट्टियाँ बांधनी पड़ी। वहाँ पे जो गोलियाँ हैं उनके जो एमटीज़ हैं, शेल्स हैं, वो भी उनको वहाँ से मिले। ये हमला किसने कराया, क्या एजेंडा था, फ़िलहाल जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। लेकिन वहाँ पे जो लोग धरना दिए बैठे हैं वकला, वो कह रहे हैं कि हमें थ्रेट्स भी हैं, हमें धमकाया भी जा रहा है, लेकिन हम तब तक वहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कैनाल के इस मंसूबे की कैंसिलेशन प्राइम मिनिस्टर या फेडरल गवर्नमेंट अनाउंस नहीं करती। तो 3-4 दिनों से ये सिंध पंजाब ट्रैफिक ये बंद है, बलूचिस्तान वाली ट्रैफिक भी नहीं आ पा रही। वहाँ पे जो लोग फंसे हुए हैं, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जो कारोबारी लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं?
4 दिन से यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है। और ये रास्ते का पता नहीं चल रहा है कब खुलेगा, क्या होगा। यहाँ रोड पे हम खड़े हुए हैं और कोई ना पूछने वाला, ना कोई यहाँ इधर पानी की सहूलत है, ना खाने की सहूलत है, ना कोई इधर वॉशरूम वगैरह है। और मुश्किल का जो है हम सामना कर रहे हैं, इधर मुश्किल में खड़े हुए हैं, ठीक है सर। तो लिहाजा कुछ मेहरबानी की जाए। और हमारा इसमें तो कोई कसूर नहीं है गाड़ियों वालों का, ये ड्राइवरों का जो इधर रोड पे दिल ख्वार हो रहे हैं, ठीक है। तो ये रोड पे धरना दे के बैठे हुए। हुकूमत से क्या कहना चाहते हैं आप? हुकूमत से हम यही है कहेंगे कि भाई कुछ करें, इनका जो मुज़ाकरात वगैरह है हल करें और रास्ता खोलें और हम जो है ना अपने मंजिल मकसद पे खैरियत। तो पंजाब से बार बार ये आवाज़ सुनने को मिल रही है कि पानी के मामले पर सियासत हो रही है, ये तो टेक्निकल मसला है, इस पर नेशनलिस्ट जमातें जो हैं वो सियासत कर रही हैं। तो इसका जवाब दिया वहाँ पे आमिर वड़ाइश, उन्होंने खिताब भी किया। उन्होंने कहा कि सियासत हम नहीं आप कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह या दीगर जो भी इनके फेडरल के गुजरा हैं वो कौम परस्त हो चुके हैं, कौम परस्ती वाली बातें कर रहे हैं। वो एक फेडरल की जमात होकर एक सूबे के दूसरे सूबे के लोगों की आवाज नहीं सुन रही। इस टाइम पे उसको मालूम होना चाहिए कि पूरी सिंध सरापा एहतजाज है और जो फेडरेशन में पीपल्स पार्टी है, पीपल्स पार्टी भी सरापा एहतजाज है। तो अगर वो ये समझे कि इसके लिए कोई कौम परस्त खड़ी है तो कोई कौम परस्त जमात नहीं, पूरा सिंध खड़ा हुआ है। कौम परस्त तो खड़े ही खड़े हैं, वो शुरू से खड़े थे। डॉक्टर्स खड़े हैं, इंजीनियर्स खड़े हैं, हर बंदा वकील खड़े हैं, जजेस खड़े हैं, हर बंदा अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। सिविल सोसाइटी खड़ी है, अदीब खड़े हैं, शायर खड़े हैं, बच्चे खड़े हैं, औरतें खड़ी हैं, हर बंदा खड़ा हुआ है। सो अभी उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने हमारे मुतालबात नहीं माने तो अभी तो हमने रास्ते बंद किए हैं, हम ट्रेन का जो है रूट वो भी बंद करेंगे, ट्रैक बंद करेंगे। अच्छा, वफाकी हुकूमत से ये बात आई कि वो प्राइम मिनिस्टर शायद जा रहे हैं कल एक टर्की के दौरे पे और वापस आएंगे, तो फिर देखते हैं, उनसे बात करते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं कि जी कोई मसला नहीं है, हम बैठ के बात कर लेते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि हम कोई अक्टूबर से इस इशू को रेज़ कर रहे हैं या शायद उससे पहले। अच्छा, जिससे भी बात हो जो वाकई बेहतरी चाहता है मुल्क की, एक ही बात की है सब ने कि यार मिल के बैठ के बात कर लो। हाँ, बेशक आप काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बात कर लो या जहाँ पर भी। लेकिन क्या है ना कि हमेशा देर कर देता हूँ मैं, और जब आप देर करते हैं तो एक सिचुएशन एस्केलेट करती जा रही है। अच्छा, ये जो बात है ना कि यार पानी पे सियासत की जाए, अच्छा बिल्कुल की जा रही है और क्यों ना की जाए। देखिए, गंदम पर भी सियासत होती है, लोड शेडिंग पर भी सियासत होती है, वसाइल पे होती है ना, वसाइल पर होती है, वसाइल पे ही झगड़ा होता है कि जी मुनसिफाना तकसीम है या नहीं है, इश्यूज पर ही सियासत होती है। नहीं यार देखिए, और दजला और फरात पे इराक़ और शाम और तुर्की में कोई 50-100 साल हो गए जब अभी तक झगड़ा तय नहीं हुआ। दरियाए नील के 7 स्टेक होल्डर हैं, आज तक झगड़ा तय नहीं हुआ, तो सियासत पानी पे हो सकती है। अच्छा, और एक और बात, मुसद्दिक मलिक साहब गालिबन विफाकी वज़ीर है ना जी जी, मेरा ख्याल है विफाक को इस मौके पे एहतियात करनी चाहिए। ये तासुर नहीं होना चाहिए कि उसका झुकाव किसी सूबे की तरफ। पंजाब के प्रोविंशियल मिनिस्टर होते तो फिर शायद वो फिर भी हमें एक अलग बात लेते। देखिए, और दूसरी बात है कि देखिए ये कौम परस्त जमातें इसमें डाल दें, या पलीजो साहब कह रहा है कि ये ट्रेलर है, अभी तो फिल्म बाकी है, वगैरह वगैरह। जब एक जेन्युइन ग्रास रूट्स पे पब्लिक सेंटिमेंट हो तो कोई पागल या इंतहाई नया अहल सियासतदान होगा जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं करेगा। दिस इज़ हाउ थिंग्स वर्क। तो अगर लास्ट ईयर समझें कि अगर हाइपोथेटिकली पीपल्स पार्टी ने सोचा हो कि ये छप्पर में ये हो जाएगा, हम खामोश रहते हैं, थोड़े बहुत मुजाहरे होंगे, टैकल कर लेंगे, अब उनके लिए ये टेनेबल नहीं है कि वो पोजीशन लेना, इसीलिए उन्होंने एक मैसिव यू टर्न भी लिया है। वो बहुत सारी तावीलें पेश कर रहे हैं, रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं ये इंप्रेशन मिल रहा कि पीपल आर बाइंग इट। या इसमें देखें, पीपल्स पार्टी की अपनी जो भी क्रेडिबिलिटी है ना, या जो ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के साथ, वो सीरियसली इस वक्त अंडरमाइंड है। तो रोज़ वो कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह ये बिलावल साहब की बहुत ही जज्बाती तस्वीर, मतलब इट हैज़ टेकन बाय वफाक में जो लोग बैठे हैं उनको बाय सरप्राइज, नहीं बिल्कुल कि ये क्या है, बिल्कुल, या ये आप कितनी देर तक इसको इस तरह से प्ले करेंगे। दे विल कम अ पॉइंट जब आपको बोलना पड़ेगा कि जी हम गवर्नमेंट से हिमायत ले रहे हैं। अगर आप वाज़ेह ऐलान नहीं करते प्राइम मिनिस्टर, नहीं तो फिर वही हुआ ना, शेर आया। लेकिन बात ये है कि पीपल्स पार्टी की सीट पे ज़रा बैठ के चीज़ों को अगर आप देखें तो चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं।
एक जानिब आइनी ओहदे हैं, सेनेट की चेयरमैनशिप, सदर ममलिकत, सिंध की गवर्नमेंट, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट, KP का गवर्नर, पंजाब का गवर्नर और बाकी चीज़ें आपको टू मच एट स्टेक हैं। हाँ, स्टेक दूसरी तरफ उनका जो वोटर है उसका मीटर घूम गया है, तो इधर जाए कि उधर जाए, पीपल्स पार्टी की परेशानी जेन्युइन है। वो कहते हैं ना बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। देखिए शायद आपकी भी बात हुई हो, जितने भी PPP के सियासतदान हैं जिनसे मेरी पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते या 10 दिन में बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि यार जब हमें आवाम के सामने जाना पड़ता है ना तो एक वाज़ेह गुस्सा है, अब हमें कोई जवाब देना पड़ता है और हम कहते हैं कि नहीं हम इसके बिल्कुल हक़ में हो ही नहीं सकता। मुराद अली शाह ने ये बात की, उस वक्त तक बिलावल की शायद ये स्पीच नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी ना वही जैसे आपकी बात है ना, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे भी पीपल्स पार्टी के लीडर्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, MPs हो, MNAs हो, मिनिस्टर्स हो, जो मसले की शिद्दत को समझते हैं, इसकी नौयत को समझते हैं, और उन्होंने भी अपनी लीडरशिप को कम्युनिकेट किया है कि जी देखें आपकी तो टॉप लेवल की मीटिंग्स होती हैं ना, लोगों के सामने हमें जाना होता है, और वहाँ से जो रिएक्शन मिल रहा है वो पॉजिटिव नहीं है। तो अगेन माना के स्टेक्स बहुत हाई हैं, लेकिन अगेन वो एक पॉइंट आएगा जब आपको डिसाइड करना होगा कि शेर के साथ हो या शिकारी के साथ हो, या फिर इस तरह की टैक्टिक्स, जैसे कि भी बहुत ही पावरफुल स्पीच थी बिलावल की एज फार एज स्पीचेस गो, कि दूसरी साइड को भी आप समझाएं कि यार ये भी ना एक तरह से हमारा बका का मसला बनता जा रहा है। सो दिस इज यही प्रॉब्लम है। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट हूँ तो मेरे लिए आइडियल सिचुएशन है आपस में मसरूफ़ रहो, आपका भाई बैठा हुआ है। हाँ, तो एक्चुअली वो नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इतना भी है यार, बिकॉज देखें ये जो चीज़ है ना, आई मीन इसमें पोटेंशियल है, पोटेंशियल है कि ये फिर सबके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। यू सी, तो क्योंकि ये चीजें कभी-कभी दे टेक अ लाइफ ऑफ देयर ओन। सर दे हैव, इस वक्त पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है कि मैं ही इसको कैपिटलाइज करके अपने साथ मिला के रखूं ताकि मैं ही इसको करूं, लेकिन ये कितने अरसे आप दोनों तरफ चल सकते हैं। एक 4 सूबों का अगर वफाक हो, वजूहात कुछ भी हो, 4 में से 3 में बदअमनी जो है ना, That's my point। इसलिए मैं कह रहा था ना कि ये एक सोच के, अगर कोई सोच रहा है कि किसी का फ़ायदा है कि ये एक दूसरे में बिजी हैं, ये बाकी चीज़ बढ़ जाएगी फिर, यू नो, एंड दैट इज़ डेंजरस। वो कहते हैं ना स्टिच इन टाइम सेव्स 9। हाँ, एक अगर आपके मतलब कमीज़ में छेद पड़ा उसी वक्त टांका लगा लो, नहीं तो पूरा बाजू ना आपका फट जाए। पता नहीं वो भी इसी तरह सोच रहे हैं जिस तरह हम सोच रहे हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे पैन आउट करता है, ये तनाज़ा, ये अफ़ाम तफ़हीम से हल हो जाए तो क्या ही बात है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद चलेंगे लाहौर, और वहाँ पे खुला और हक महर के हवाले से एक रूलिंग आई है, उसमें क्या है ख़वातीन के लिए, उस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस राहिल कामरान ने खुला के बारे में एक मुकदमे का फ़ैसला दिया है। फ़ैसले के मुताबिक खुला का मतलब ये नहीं कि जो औरत किसी भी वजह से खुला ले उसे हर हाल में अपने असासों और जहेज़ में मिली अशिया से दस्तबरदार होना पड़ेगा। अगर ख़ातून ये साबित कर दे कि उसने खुला घरेलू और जिस्मानी तशद्दुद या तौहीन आमेज़ सलूक के सबब हासिल किया है, तो ऐसी सूरत में इस खातून का जहेज़ और शादी के बाद मिलने वाले दीगर असासों पे उसका हक़ बहाल रहेगा, मगर जहेज़ और असासों की मालियत का तयन अदालत हालात और सबूतों की रोशनी में करेगी। जस्टिस साहब ने कहा कि जब तक खुला की दरख्वास्त का फ़ैसला ना हो जाए तब तक शौहर बीवी के बारे में अपनी समाजी और माशी ज़िम्मेदारियों से दस्तबरदार नहीं हो सकता। जस्टिस राहिल कामरान ने ज़ेर समाअत मुकदमे के फ़ैसले में यह भी कहा कि दरख्वास्त गुजार खातून ने 9 बरस तक शादी निभाई और अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की, चुनाचे इतने अरसे बाद जहेज़ और असासों से महरूम कर देना नाइंसाफ़ी होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इस बारे में साहिवाल की जो सेशन अदालत है उसके फ़ैसले को बहाल रखा। इस फ़ैसले की अहमियत क्या है, इस पर थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे। सहर बंदयाल एडवोकेट साहिबा हैं, आइली मुकदमात जो हैं वो भी देखती हैं और लम्स में गुज़िश्ता 9 साल से पढ़ा भी रही हैं, जेंडर इश्यूज़ पे भी उनका काम है। सैर, थैंक यू सो मच कि आप ने वक्त निकाला। अदालत ने खुला के बारे में जो वजाहत की है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई,
क्या ये बातें पहले से तय नहीं थीं, और अगर थीं तो क्या उन पे अमल नहीं होता था, क्या होता था? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी टुडे। जहाँ तक बात है इस जजमेंट की और क्या ये कोई नया नुक्ता या कोई नया प्रिंसिपल तय करता है, क्लियरली द आंसर इज़ नो। मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि कम्प्लीटली हर वक्त फॉलो नहीं होती। पुरानी जजमेंट्स भी इस पॉइंट पर हैं कि जहाँ एक औरत खुला ले और एक ऐसी सिचुएशन में खुला ले जहाँ पे वो साबित कर सके कि शौहर की कोई गलती है, ना सिर्फ ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद, ये भी कि उसको उसकी प्रॉपर्टी से महरूम किया जा रहा है या शौहर अपना जो मैरिटल ऑब्लिगेशंस हैं वो नहीं फुलफ़िल कर रहा 3 साल से ज़्यादा अरसे के लिए, उस सिलसिले में और उस सूरत हाल में उसको अपना हक महर पूरा वापस नहीं करना पड़ता। तो जहाँ पे फॉल्ट बेस खुला है, हम इसको लिटरेचर में फॉल्ट बेस्ड और नॉन फॉल्ट बेस्ड खुला कहते हैं, जहाँ पे ये औरत साबित कर दे कि शौहर की कोई गलती है, उस सूरत हाल में उसको अपना हक महर वापस पूरा नहीं करना पड़ता। कई सिचुएशंस में कोर्ट ये ऑर्डर करेगा कि किसी परसेंटेज, किसी हद तक वो अपना हक महर वापस करे। पिछले साल की जस्टिस आयशा मलिक की भी एक बहुत अच्छी जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, और केस का नाम है इब्राहिम खान वर्सेस साइमा। उसमें भी यही प्रिंसिपल ले आउट किया गया। मगर जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि अक्सर हम देखते हैं फैमिली कोर्ट के लेवल पर ये प्रिंसिपल अक्रॉस द बोर्ड नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा, क्योंकि एक हद तक कन्फ्यूजन परसिस्ट करती है कि जब औरत खुला ले तो उसको हक महर एक हद तक वापस करना पड़ता है, मगर जहाँ पे फॉल्ट बेस्ड खुला है तब नहीं करना पड़ता। ये प्रिंसिपल क्लियरली लेड आउट पहले भी है कानून में। अच्छा, बेहतर प्रैक्टिस वैसे आप क्या कहेंगे, यही होती है कि निकाह के टाइम पे ही हक महर दे दिया जाए? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन हक महर क्या है। एक तो मेरा सबसे बड़ा एक इख्तलाफ हमारे कल्चर में ये है कि हक महर बिल्कुल एक नॉमिनल अमाउंट होती है। इस केस में जो आप अभी भी हम डिस्कस करें, इसमें हक महर की अमाउंट ही 200,000 है, 2 लाख रुपए। और अगर एक हक महर किसी किस्म की कॉम्पनसेशन है एक ख़ातून को कि उसने कुछ चंद साल एक आदमी के साथ गुजारे, उस शादी से बच्चे पैदा हुए, अपनी शादी की ऑब्लिगेशंस, अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस पूरी की, सवाल ये है क्या ये 2 लाख रुपए काफ़ी कॉम्पनसेशन है या नहीं। बाकी ममालिक में हम देखते हैं कि औरतों को हक महर में अक्सर मरतबा प्रॉपर्टी दी जाती है, विच इज़ एक्चुअली रियल सम सॉर्ट ऑफ रियल सिक्योरिटी। जब एक हम कई मरतबा तो बिल्कुल कहते हैं शरई हक महर 50,000 रुपया लिखा देते हैं। आजकल की इकोनॉमी में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस 200,000 रुपीज़? इट इज़ नॉट रियली एनी सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी or compensation for what the woman, the sort of role the woman has performed in a marriage. तो as far as the question कि प्रैक्टिस क्या बेहतर होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कानून ये है कि अगर प्रॉम्प्ट डावर है जिसको हम कहते हैं मुअज्जल, या डिफर्ड डावर है जिसको हम कहते हैं गैर मुअज्जल, दोनों सिचुएशंस में अगर फॉल्ट बेस खुला है तो उसमें औरत को वापस नहीं करना पड़ेगा अपना हक महर। अच्छा सहर साहिबा, ये जो जजमेंट है इससे मुझे ये क्यों फील आ रही है कि बात सिर्फ हक महर की नहीं है, बल्कि इस दौरान जो भी उसको अगर कोई असासे उसके बतौर बीवी उसको हासिल हुए हैं या तहाइफ हासिल हुए हैं या कुछ भी मटेरियल चीज़, तो वो भी जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें वापस करे। जो ये लीगल प्रिंसिपल इस्टेब्लिश ये है कि शादी के दौरान एक औरत को जो भी ब्राइडल गिफ्ट्स हम कहते हैं कानून में दिए जाएं, वो कम्प्लीटली औरत की प्रॉपर्टी है। या तलाक दी जाए या खुला दिया जाए, ब्राइडल गिफ्ट्स तो वापस किए नहीं जाने पड़ते। इवन खुला की सिचुएशन में खुला के केस में अगर नॉन फॉल्ट बेस खुला है तो उस सिचुएशन में आपको अपना हक महर या डावर रिटर्न करना पड़ता है। ब्राइडल गिफ्ट्स आपकी ही प्रॉपर्टी है, यानी कि औरत की ही प्रॉपर्टी है। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ यहाँ पर जहेज की बात की जा रही है, डावरी तो अच्छा जहेज है, डावरी को जहेज कहते हैं, डावर इज हक महर। अच्छा, ओके मैं इस गलतफहमी में फंसा हुआ था। अच्छा, ये बताइए, ये तो चले अदालत ने फैसला दे दिया, हालांकि बकौल आपके पहले से तयशुदा है, उस पर अमल दरामल नहीं हो रहा,
क्या क्या शॉर्टकट और सियासत क्लैरिफाइड, आई वुड से दिस जजमेंट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि फिर लॉ और कानून क्लैरिफाई कर दिया गया, बड़े सिंपल टर्म्स में ले आउट कर दिया कि खुला एक औरत का बुनियादी हक है और ये हक सिर्फ तब नहीं एक्सरसाइज किया जाता कि आप प्रूव कर सकें कि आपके खिलाफ ज़हनी तशद्दुद हुआ है या किसी और किस्म की क्रूअल्टी हुई है. A woman can go to court and just say that I do not like this man, I don't get along with this man. यही sufficient है, यही ground sufficient on its own है कि इसी के बिना पे फिर कोर्ट खुला की डिक्री ग्रांट करे. You don't have to prove any reason for खुला. ये प्रूव करना कितना मुश्किल होता है? नहीं, इस बिना पर अगर खुला होता है तो अब इस जजमेंट के तहत क्या खातून जो है वो हक महर के लिए क्वालिफाई करती हैं या उनको प्रूव करना होगा कि हस्बैंड जो है वो अब्यूसिव था, जुल्म करता था या सही है जो भी है? अगर नॉन फॉल्ट बेस खुला है, अगर औरत की वजह खुला लेने की यही है कि इसमें इस आदमी को पसंद नहीं करती और कोई ग्राउंड अवेलेबल नहीं है, तब उस सिचुएशन में कोर्ट इस सिचुएशन का जायज़ा लेगा, एविडेंस लेगा और कोर्ट डिसाइड करेगा कि औरत ने किस परसेंटेज या किस फीसद अपना हक महर वापस करना है शौहर को. मगर अगर शादी में हस्बैंड की किसी किस्म की गलती है और उस गलती की बिना पर खुला लिया जा रहा है, तब औरत को अपना हक महर वापस नहीं करना पड़ेगा. मगर बात ये प्रूव करने की होगी कोर्ट के सामने कि हस्बैंड की ही गलती थी. अच्छा, ये कितना आसान या कितना मुश्किल है? क्योंकि देखें, जब हम बात करते हैं ना यार मिसट्रीटमेंट, डिसरिस्पेक्ट, तो ये साबित करना कोई, मेरा ख्याल है कोई इतना आसान काम तो नहीं होगा अदालत में. जी, अक्सर आसान नहीं होता. जब हम भी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के केसेस करते हैं और अक्सर ख़वातीन इसीलिए अपनी मैरिजेस डिज़ोल्व करती हैं, किसी किस्म का ज़हनी या जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है या आदमी की बुरी आदतें होती हैं, तो उसको फिर ऑब्वियसली प्रूव करना किसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू, किसी वीडियो एविडेंस के थ्रू, तस्वीरों के थ्रू किया जाता है. एक क्लाइंट मेरे पास आई थी, उनके ख़िलाफ़ काफ़ी तशद्दुद उनके शौहर ने किया था, तो उनके पास तस्वीर थी. तो वो फिर तस्वीर हम पेश कर सकते हैं कोर्ट के सामने कि जी ये हमारा सबूत है, ये हमारी प्रूफ है कि इस औरत को, इस खातून को उसके शौहर ने तशद्दुद का निशाना बनाया. तो इस सिचुएशन में वैसे इंसान ये भी सोचता है कि ऐसे ताल्लुकात हैं और ऐसा रिलेशनशिप है कि आप इन चीज़ों की अक्सर रिकॉर्ड नहीं रखते. इवन इफ़ सच इंसिडेंट्स हैपन, आपके दिमाग में अक्सर या खातून के दिमाग में अक्सर ये ख्याल नहीं आता कि मैं इस सब को रिकॉर्ड करूं. मगर जब खुला लेने की नौबत आती है और ये हमने प्रूव करना होता है कि जी तशद्दुद हुआ या किसी किस्म की क्रूअल्टी हुई, तब ये रिकॉर्ड, ये डॉक्यूमेंटेशन या ये तस्वीर आपके केस में, एक औरत के केस में काफ़ी मदद कर सकते हैं. बिल्कुल ठीक है. सहर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने थोड़ा इस जजमेंट की अहमियत को एक्सप्लेन किया. हम यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक और वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे पापा रोम जो कि इंतकाल कर गए हैं 88 बरस की उम्र में. वेलकम बैक. दोपहर के बाद से आलमी ज़राए अबलाग पे ये ख़बर छाई हुई है कि पापाए रोम पोप फ्रांसिस आज सुबह इंतकाल कर गए. वो मार्च 2013 से इस मनसब पे फाइज थे. 1300 बरस पहले सन 741 में शाम में पैदा होने वाले पोप ग्रेगरी सोम के बाद पोप फ्रांसिस वेटिकन के पहले गैर यूरोपीय रहनुमा थे. पोप फ्रांसिस का ताल्लुक़ लातीनी मुल्क अर्जेंटीना से था. पोप ने अपने 12 साला दौर में चर्च में कई इस्लाहात मुतारिफ़ करवाईं. उन्होंने रिवायती शान व शौकत की बजाय हर मौके पे सादगी और गरीब नवाजी का मुजाहरा किया. उनके बकौल 1 अरब 20 करोड़ कैथोलिक्स में अक्सरियत गरीबों की है, तो फिर चर्च को भी उनके साथ ही खड़ा होना चाहिए. पोप फ्रांसिस के अतालवी नजाद वालदैन 1930 के अशरे में फाशिज़म से आजिज़ होकर अर्जेंटीना हिजरत कर गए थे. केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने एक नाइट क्लब में बाउंसर और फर्श साफ़ करने का भी काम किया. वो इस उम्र में टैंगो रक्स बहुत अच्छा करते थे. अवाइल जवानी में उन्हें नमूनिया हुआ और बाकी ज़िंदगी पोप फ्रांसिस ने एक फेफड़े के साथ गुजारी और बिलाखिर डबल नमूनिया के सबब ही उनका इंतकाल हुआ. पोप फ्रांसिस जब अर्जेंटीना में बिशप थे तो उन्होंने क्यूबा और अमेरिका के ताल्लुकात की बहाली में सालिसी की कोशिशें भी की. नाक़दीन का इल्ज़ाम है कि जब वो बिशप थे
अर्जेंटीना में तो फ़ौजी दौरे हुकूमत में उन्होंने खामोशी इख्तियार की। इसका जवाब बिशप फ्रांसिस ने ये दिया उस ज़माने में कि मैंने खामोशी से फ़ौजी आमरीत के कई मुखालिफिन को मुल्क से बाहर निकलने में मदद दी है, ये किसी को नज़र नहीं आता। पोप फ्रांसिस ने मनसब संभालने के बाद कई हसास मामलात पे खुल के अपनी राय ज़ाहिर की। मसलन उनका कहना था कि इस्लाम को शिद्दत पसंदी से जोड़ना दुरुस्त नहीं। अगर मैं इस्लामी शिद्दत पसंदी की बात करूँगा तो फिर मुझे कैथोलिक शिद्दत पसंदी पे भी बात करना पड़ जाएगी। फ़लस्तीन के बारे में उनका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह था। वो फ़लस्तीनियों के हक़ आज़ादी के वकील थे। गज़ा में इसराइली जहरियत पे उन्होंने मुतअद्दिद बार खुल के बयानात दिए। इसराइली उनसे बहुत जिज़्बिज़ थे। आप बाद में ये आप मैं मज़ीद इस पर रोशनी डालिएगा। जून 2014 में पोप फ्रांसिस ने रोम के एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए बरतानवी जरीदा इकोनॉमिस्ट के इस तबसरे पे बात की कि पोप जब सरमायादाराना निज़ाम और माशी इस्लाहात के बारे में बात करते हैं तो एक मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट दिखाई देते हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि दरअसल मसीहत गरीबों की शनाख्त है। हमारी इल्हामी रिवायात में गुरबा और उनके मसाइल की बात ही ज़ोर दे के बार बार की गई है। दरअसल कम्युनिस्टों ने हमारी शनाख्त उड़ाई है। जो बात कम्युनिज़म आज कह रहा है वो यसु मसीह 2000 बरस पहले कह चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने बारहा तनकीद की कि नया आलमी इक़्तिसादी निज़ाम गरीबों के मामले में बेहिसी का मुज़ाहरा करता है। जिन्हें सरमाया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उनके साथ यानी गरीबों के साथ सरमाया बिल्कुल शेयर नहीं किया जा रहा। पोप फ्रांसिस मालियाती सट्टेबाजी की रुझान के भी शदीद ख़िलाफ़ थे। वफ़ात से चंद घंटे पहले पोप फ्रांसिस ने बालकनी में आके सेंट पीटर्स स्क्वायर में जमा अक़ीदतमंदों को ईस्टर की मुबारकबाद दी। पोप ने अपने आखिरी पैगाम में कहा कि अक़ीदे, सोच और इजहार की आज़ादी और मुखालिफ नुक्ता नज़र का एहतराम किए बग़ैर कभी भी हकीकी अमन कायम नहीं हो सकता। पोप से आखिरी मुलाकात अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने की। जी ज़रा एक दो चीज़ें मैं सिर्फ हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, उसके बाद ज़ाहिर है कि उनका गज़ा के हवाले से बहुत ज़रूरी है हमें बताना। आपने जैसे कहा ना कि वो इस्लाह पसंद थे, तो एक जो सबसे बड़ी चेंज उन्होंने की अपने इस टेन्योर में वो ये कि कोई 140 कार्डिनल्स को उन्होंने अपॉइंट किया जो नॉन यूरोपियन हैं टू अहम पोजीशंस, जिसकी वजह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि पूरा जो वेटिकन का जो एक मेकअप है वो अब बहुत ज़्यादा डिवर्स हो गया है नॉन यूरोपियन होने की वजह से। साथ ही उन्होंने बहुत सारे उन पे प्रेशर्स थे कि जी आप इस्लाह लाएं, बहुत सारे समाजी मामलात ऐसे हैं जिस पे हमें आगे बढ़ना है, हमें रिफॉर्म करना है, लेकिन उन्होंने उसको रेजिस्ट किया और गुरेज किया। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन प्रीस्ट क्यों नहीं हो सकती? एक हल्का है जो कहता है कि जी कि सिर्फ मर्द नहीं होने चाहिए, उनको भी मौका मिलना चाहिए, उन्होंने उसको रेजिस्ट किया। इसी तरह से एक ये भी डिमांड रही है कि जी जो प्रीस्ट हैं उनका कुंवारा रहना क्यों ज़रूरी है, वो शादी क्यों नहीं कर सकते, उन्होंने इस मामले को भी ज़्यादा नहीं छेड़ा। इसी तरह बाकी जो मगरिब में जो डिबेट्स हैं, राइट टू लाइफ, अबॉर्शन, दीगर मामला, उस पर वो कंजर्वेटिव ही रहे उन्होंने, क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पे एक बहुत ही कंजर्वेटिव इंस्टीट्यूशन है, इंतहाई कंजर्वेटिव। तो उसमें जब हम कहते हैं कि वो इस्लाहात लाए तो हम कहते हैं कि वो 19-20 की भी अगर वो लाए तो वो लगता है कि जी बंदा जो है ना वो डट गया, पूरी अपनी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ वो डट गया कि नहीं ये चेंजेस मैं लाऊंगा। तो ये थोड़ा पर्सपेक्टिव हमें जहन में रखने की ज़रूरत है। बिल्कुल। देखिए ये से बातों तक महदूद नहीं है इनकी जो बातें थी ना। तो एक बड़ी मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक वहाँ के पादरी ने इनको एक तोहफा दिया, एक 20 साल पुरानी गाड़ी रेनॉल्ट, ठीक है। अब बाकी जो बिशप्स हैं और कार्डिनल्स हैं वो वहां पर लिमोजिनों में घूम रहे होते हैं। इसने कहा कि इसने चाबी पकड़ी, गाड़ी में बैठा और निकल गया, और बाकी उसके पीछे बॉडीगार्ड भाग रहे हैं कि यार पोप कहाँ जा रहे हैं। तो जब उनको मौका मिलता था तो वो जो पोप मोबाइल है ना उसमें वो सफर नहीं करते थे, वो अपनी पुरानी रेनॉल्ट में कहते थे कि यार अर्जेंटीना में मेरे पास यही गाड़ी थी, तो मुझे पुरानी यादें आ गई। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता है, और मेरा ख्याल है कि वेस्टर्न मीडिया में जब इनकी कवरेज होती है तो कम ही इस बात का जिक्र होता है कि 9 अक्टूबर 2023 से जब से इजराइल की बर्बरियत शुरू हुई है, रोजाना ये रात को एक वीडियो कॉल करते थे, फेस टाइम करते थे फ़लस्तीन के होली फैमिली चर्च के पादरियों के साथ, और हर रोज एक ही सवाल पूछते थे, यार आज आपने खाना खाया,
तो एक दिन कहते हुए यार मुर्गी खाई, अगले दिन पूछते हैं, कहा कि क्या वही जो बची हुई मुर्गी थी वही तो नहीं खा लिया आपने? तो इस तरह की उनकी कॉन्वर्सेशन होती थी। जब अस्पताल में थे ना, फिर भी वो उनसे वीडियो कॉल कर रहे थे। 560 वीडियो कॉल्स हैं हर एक रोज के लिए। अच्छा, इनका जो आखिरी खिताब था, जो आखिरी जो पब्लिक एड्रेस था, उसमें भी गजा का इन्होंने जिक्र किया है। ईस्टर संडे वाले दिन, ईस्टर संडे वाले रोज ने कहा कि मुझे हर रोजाना मुझे बहुत बुरी खबरें वहां से मिलती हैं। इसको सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी ही करार दिया जा सकता है। ये उनकी सारी बातें थी। अच्छा, ये आज की बात नहीं है। 2024 में जब क्रिसमस से पहले, आपको पता है वो एक सीन बनता है ना नेटिविटी का, तो अगर वो जरा हम दिखा दें, उसमें भी आपको पता है कि बड़ा कंट्रोवर्सी हुई थी कम से कम इजराइल में कि जी ये जो आपने जो बच्चा रखा हुआ इसमें कफिये में इसको रखा हुआ था। ये जो लकड़ी है जी, ये भी फलस्तीन के जैतून के दरख्तों की है और इसको डिजाइन भी एक फिलिस्तीनी क्रिश्चियन ने किया था। अच्छा, इतना बैकलैश हुआ कि एक दिन के बाद वेटिकन ने इसको हटा दिया। लेकिन ये देखें ना, ये भी इनका एक स्टांस है कि मैं बहुत सारे लोगों को अपसेट करूंगा, लेकिन आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट। अच्छा, अगेन ये आज का स्टांस नहीं है। 2014 में एक मशहूर वीडियो और तस्वीर मंजर आम पर आई जब ये गए थे बेतलेहम, ठीक है, और वहां पर आपको पता है वो वेस्ट बैंक में है और वहां पर इजराइल ने एक दीवार बनाई हुई है ना, उसको मतलब डिवाइड करने के लिए, इसको अपार्थाइड वॉल भी कहा जाता है। और वहां पर बकायदा जाकर अमन और फलस्तीनियों के हक में वहां पर दुआ पड़ी गई। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है फ्री, ये देखें, ये मतलब अब मतलब वो कहते हैं ना, 1 पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। तो अब इस वक्त मैं देख रहा था कुछ कवरेज अल जजीरा पर भी और मुख्तलिफ जगहों पे भी, तो फलस्तीन में इस वक्त शोक मनाया जा रहा है पूरे फलस्तीन में, मतलब ईसाई हो, मसीही हो या मुसलमान हो। हमास ने भी ताज़ियत की है, हिज़्बुल्लाह ने भी ताज़ियत की है। इजराइल की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक तो इजराइल की जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसमें उसकी एक तस्वीर दी दीवार के साथ, बाद में किसी ने बताया कि ओ भाई ये तो वो वाली दीवार है जो तुम लोगों ने बनाई है, वो अब ट्वीट डिलीट हो गई है। ठीक है, वेस्टर्न वॉल नहीं है वो, नहीं वो ये पैलेस्टीनियन वॉल है, वेलिंग वॉल नहीं है वो। और एक जो आपको पता है जैसे कि वो न्यूज़ चैनल्स के ना टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप चैनल्स होते हैं, तो उसमें जब ये खबर गर्दिश करने लगी तो नीचे ज़रा रिएक्शन देखें, मतलब क्या कहते हैं, बुके, स्माइली फेसेस, थम्स अप, तालियों की इमोजियां, खुशियां मना के अच्छा हुआ, अच्छा हुआ कि ये अब गुजर गए। तो ये है। एक आखिरी चीज़ उनकी मुझे याद आ रही है कि एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि यार अक्सर जब मैं इबादत कर रहा होता हूँ ना तो मुझे नींद आ जाती है और मैं सो जाता हूँ। तो इंटरव्यूअर ने पोप साहब से पूछा कि ये क्या इस बात की इजाज़त है, ये मतलब ये इबादत के अंदर सोना, इबादत के अंदर सोना। तो एक सेकंड पॉज करने के बाद कहा कि यार जब बच्चे अपने वालिदैन की गोद में सो जाते हैं तो वालिदैन को अच्छा लगता है ना। तो ये बात थी। चले एक वक्फा लेते हैं और फिर चलते हैं गजा। पिछले रोज़ आपको पता है कि मसीही बिरादरी का एक मुकद्दस दिन था ईस्टर। उससे पहले जो दिन आता है यानी कि हफ्ते के रोज़ इसको होली सैटरडे कहा जाता है। और यरूशलेम में एक रिवायत है, सदियों पुरानी रिवायत है कि उस रोज़ हज़ारों मसीही चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जाते हैं। वैसे कभी ये प्रोनाउंस नहीं हुआ पूरी जिंदगी में। चर्च ऑफ द होली सेपल्कर जाते हैं और वहां पर इबादत करते हैं। अच्छा, कभी उनको वहां से रोका नहीं गया, लेकिन इस साल जब वहां उन्होंने पहुंचने की कोशिश की तो पता लगा कि हर रोड के ऊपर बैरिकेड लगा हुआ है। वहां पर पुलिस पहुंची हुई है जिन्होंने उनकी ना सिर्फ उनको मारा पीटा, उन पर लाठीचार्ज भी हुई बल्कि बंदूकें भी निकाली। अच्छा, वहाँ के जो मकामी इस क्रिश्चियन रहनुमा हैं वो कह रहे हैं कि 1967 के बाद इतनी हमने वायलेंस नहीं देखी अगेंस्ट क्रिश्चियंस इन जेरूसलम। अच्छा, ये भी धीरे धीरे चीज़ों को टाइट करते जा रहे हैं कि पहले इजाज़त होती थी तकरीबन 11,000 लोगों को दाखिल होने की, फिर स्लोली ये तादाद 1800 तक महदूद की गई और अब उनकी वहाँ पर
एंट्री बैन कर दी गई है, बिल्कुल जिस तरह मुसलमानों को अक्सर अलेक्सा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं होती। ऑन दी अदर हैंड आपको पता है कि तकरीबन पिछले हफ्ते 10 दिन से जो इंतहा पसंद यहूदी तबके हैं वहाँ पर, उनको खुली इजाज़त है कि अलेक्सा, मस्जिद अलेक्सा के सहन में और उसके अंदर भी दाखिल होकर इबादत की जाए। 2023 से लेके जितने भी मसीही लीडर्स हैं ये इज़राइल में, वो कह रहे हैं कि अब हमारे पर रोज़ाना हमले हो रहे हैं, हमारे पादरियों को हरासा किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और हमारे गिरजों और हमारे कब्रिस्तानों में भी लोग दाखिल होकर तोड़ फोड़ करते हैं। जब हम पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। अच्छा, जो ईस्टर से जो पिछला हफ्ता होता है ना, जो पिछले इतवार है, वो भी एक मुकद्दस दिन है, उसको कहा जाता है पाम संडे। और ऐन इसी दिन इजराइल ने फैसला किया कि यार क्यों नहीं हम अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल पर बमबारी करें। अल अहली बैप्टिस्ट अस्पताल जो है वो वहाँ की मुकामी क्रिश्चियन चर्च के ज़ेरे इंतज़ाम है, सबसे पुराना है। और ये भी बात आपको शायद याद हो कि वो पहला अस्पताल था, तकरीबन 18 महीने हो गए हैं इस बात को, जिस पर इजराइल ने हमला किया था। और उन दिनों में अगर आपको याद हो कि क्या डिबेट चल रही थी वेस्ट में, वो ये था कि नहीं, ये तो हमास का रॉकेट होगा। अच्छा, पूरा अस्पताल तबाह हो गया है, लेकिन इनका ख्याल है कि ये वो रॉकेट है जो किसी ने अपने किचन में बनाया है। और क्योंकि किसी ने इसकी मजम्मत नहीं की, क्योंकि किसी ने फ़लस्तीनियों की बात ही नहीं मानी, तो अब आपको पता है कि अस्पतालों पर हमला करना अब इसको वॉर क्राइम नहीं तस्वर किया जाता, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, इट इज़ द डे ऑफ द वीक। अच्छा, तो एक जानिब ये हो रहा है, और दूसरी जानिब ट्रंप की जो मैं क्या कहूँगा, रूहानी मशीर पॉला वाइट साहिबा की मुलाकात हुई बेंजामिन नेतन्याहू के साथ, और बड़ी हंसी मजाक चल रहा है कि ओहो हो क्या, अब कितने शानदार इंसान है, इजराइल कितना शानदार मुल्क है। और फिर पॉला वाइट साहिबा से रहा नहीं गया और कुछ काफ़ी अजीबो गरीब बातें कर दी, सुनिए। I say as a Christian, it should be mandated to go to Israel before you get to heaven. I'm so मतलब कि मसीहों पर ये लाजिम, ये फ़र्ज़ होना चाहिए कि अगर आप जन्नत जाना चाहते हैं तो पहले आपको इजराइल का दौरा करना होगा। अच्छा, अब अगर आप टिकट नहीं अफोर्ड कर सकते और आपका वीज़ा नहीं लग सकता तो फिर सॉरी, आपको दोज़ख ही जाना होगा। ये है पॉला वाइट साहिबा। पॉला वाइट साहिबा के बारे में आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन ये ट्रंप की बहुत करीबी इत्तेहादी हैं, और इलेक्शन के दौरान इनकी बड़ी खिदमात थी, इन्होंने बड़ी मतलब इज्तिमाई दुआएं की ट्रंप के हक में। एक झलकी मैं आपको उसकी सुनाना चाह रहा हूँ। Angels are being dispatched right now. Hamanda ata ata raka deda baka sanda. For angels have even been dispatched from Africa right now. Africa right now. Africa right now. क्या बोल रही हैं? ये मैं तर्जुमा नहीं कर सकता। अफ्रीका राइट नाउ? नहीं, वो काता। अच्छा, इनकी जो ये जो तबका है ना, थोड़ी सी आपको एक्सप्लेन करनी होगी। जो क्रिश्चियन इवेंजेलिकल्स और क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट है ना, इनमें एक होता है कि एकदम से ना हमारे ऊपर एक नई जबान नाजिल हो जाती है, इट्स कॉल्ड स्पीकिंग इन टंग्स। तो इनका कहना है कि जी ये फरिश्तों की जबान है। हम एकदम मेरे ऊपर हाल चढ़ गए हैं। तो ये इनकी अगर आप देखें ना, तो वह काता चल रहे होते हैं। मैंने नीचे तर्जुमा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं क्या तर्जुमा नहीं, बहुत अच्छा है कि वो ऑडियंस समझेगा ही नहीं और किसी को समझ ही नहीं आ सकती ना। बहुत अच्छा है। अच्छा, अब ये जो है ना, हम एपैक की तो बहुत बात करते हैं ना, अमेरिकन इजरायली पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जो इजरायली लॉबी है, जी इजरायली लॉबी कहलाती है। जो सबसे जो ताकतवर लॉबी है अमेरिका में इजराइल के हक में, वो है क्रिश्चियंस यूनाइटेड फॉर इजराइल, ये जिनका पॉला वाइट साहिबा भी उसका हिस्सा है। और इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग बिलीफ है। अच्छा, ये सिर्फ अमेरिका में है, ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, ये वाली जो बिलीफ है ना, ये अमेरिका में ही है। 18वीं सदी में ये पैदा हुआ था तकरीबन, ये मूवमेंट। और इनका अकीदा ये है कि इजराइल को की बका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मस्जिद अल-अक्सा को तबाह करना है, वहाँ पर इजराइलियों की एक टेंपल बननी है, और जब वो होगा तो फिर आखिरत आएगी और फिर सारे यहूदियों को मारा जाएगा, या तो वो ईसाई मसीही बन जाएंगे। पॉल हेस्गेथ नहीं है आपके, पीटर हेस्गेथ, डिफेंस सेक्रेटरी, इनकी पूरी जो कबीना है ना, ये सब क्रिश्चियन नेशनलिस्ट और क्रिश्चियन इंतहा पसंदों से भरी हुई है। अगर आप पीट हेस्गेथ के टैटूज देखें तो एक तो उसके हाथ पर है, वो पुराना वाला वापस लाओ ना यार, उसके हाथ पर है डेओस वोल्ट,
और ये है एक ये सलेबियों का नारा था कि ये है खुदा का हुक्म जब कत्लेआम करने से पहले। और अब इन्होंने एक नया इजाफा किया है, इसके बिल्कुल नीचे, अब मुझे नहीं पता वो तस्वीर है हमारे पास या नहीं, काफिर लिखा है अरबी में जी। और इसका बेसिकली मकसद ये है, अगर आप वाइट नेशनलिस्ट सर्कल्स में जाके देखें, कि मैं आपको बता रहा हूं कि भाई मैं आपका दुश्मन हूं, कर लो जो करना है। और अगर पीट हेज़गेट की हम बात कर रहे हैं तो ये भी आपको पता है कि 17 अप्रैल को यमन की बंदरगाह हुदैदा पर भी बमबारी की गई, जिसमें 80 से ज़ायद लोग हलाक हुए हैं। और ये इंटरेस्टिंगली डबल टैप अटैक था। वो पता है क्या होता है, दहशतगर्द ऐसे करते हैं, पहले आप हमला करते हैं, फिर वहां पर लोग जमा होते हैं, एम्बुलेंसेज आती हैं, फिर आप दोबारा हमला करते हैं। आज 13 और मजीद हमले हुए हैं हुदैदा एयरपोर्ट पर। और अभी मैं सेंटकॉम का ट्विटर अकाउंट देख रहा था, उस पर हैशटैग लिखा हुआ है हुसीज आर टेररिस्ट्स, और हम 24 घंटे इनके खिलाफ कार्रवाइयां करेंगे। वक्त है हमारे पास अभी या वक्त? पीटर हेज़गेट साहब की नौकरी सुना तेल होने जा रही है। पीटर, हाँ, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि अभी खबर आई है कि पीटर हेज़गेट की नौकरी तेल होने वाली है, जैसे वुसत कह रहे हैं। और अगर आप पूछें क्यों, क्योंकि ये और तुलसी गबार्ड और एक और जो ट्रंप के kabina के जो मेंबर हैं, उन्होंने ईरान पर हमले की मुखालफत की है। तो मुखालफत जो करेगा सर वो कान से पकड़ के बाहर निकालेगा। ऐसा ही तो ट्रंप एम्परर साहब जो हैं वो तो इसी तरह से रूल करेंगे ना। ट्रंप एम्परर साहब ऐसे ही रूल करेंगे, गुंजाइश नहीं है। तो और एनीवे अभी और भी था, लेकिन आज के लिए आज के लिए इतना ही। हमें यहीं इजाज़त दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर।